क्या आपने कभी सोचा है कि एक लॉ फर्म के अंदर की ज़िंदगी कैसी होती है, जहां वकील सिर्फ केस नहीं लड़ते बल्कि ज़िंदगी से भी लड़ते हैं। इमोशंस, डेस्टिनी और दिल टूटने की कहानियां। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ एंड द सिटी, एक ऐसी सीरीज जहां दोस्ती है, कॉमेडी है और कोर्टरूम ड्रामा के बीच छुपा है प्यार का जादू। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ हर केस के पीछे है एक दिल की कहानी। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 का सफर। तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड जून को दिखाया जाता है। वो एक लॉयर था। ऑफिस जाते हुए लिफ्ट में उसे उसका फ्रेंड चांग मिल जाता है। अब उसकी आदत थी बिना मतलब की बकवास करने की। वो जून को देखकर बकवास करने लग जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाता है और अपने काम में लग जाता है। इसके बाद उसके और फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, सांगी और डोंगबुक को। उन्हें भी लिफ्ट में चांग मिलता है और उनके सामने भी फालतू ही बकवास करने लग जाता है, लेकिन वो भी उसे इग्नोर करके जा रहे थे क्योंकि सब उसे अच्छे से जानते थे। इसके बाद जून को देखते हैं वो अपने केस की सुनवाई के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो कि फोन में कोर्ट ड्रामा दिख रहा था और उसमें लॉयर जैसा बोल रहा था, वैसे ही वो बोल रहा था। उसकी बातों को याद कर रहा था क्योंकि वो खुद एक लॉयर था। यहाँ पर हमें जून के 8 साल की करियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने झूठ बोलने वाले और धोखेबाज क्लाइंट से कैसे निपटा। शुरुआत के टाइम पर तो उसके क्लाइंट जैसे उससे बात करते थे वो वैसे ही समझता था, उससे झूठ बोलते थे तो उनकी बात मान लेता था। उसने इतने सालों में बहुत कुछ झेला था और बहुत कुछ देख भी लिया था, इसलिए अब वो समझ गया था कि क्लाइंट्स को क्लाइंट समझना है, उनसे लगाव नहीं लगाना है, उनसे दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और फिर वो केस की सुनवाई के लिए पहुंच जाता है तो देखता है कि उसका ओपोनेंट लॉयर वही था जो रास्ते में से मिला था, जो केस याद कर रहा था। फिर केस शुरू होता है और जो कुछ बोलने वाला होता है कि एकदम से वो लॉयर जोश में खड़ा होकर कहने लगता है कि जज साहब, और फिर एक डायरी निकालकर उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो उसे बैठकर माइक में बात करने को बोलते हैं। इसके बाद वो बैठकर बोलने लगता है कि मैं इस केस के लिए यहाँ पर किसी को बुलाना चाहता हूँ, और एकदम से फिर से खड़ा हो जाता है जैसे कि उसने ड्रामा में देखा था। सब लोग उसे देखने लगते हैं कि इसे क्या हो गया है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि जो ड्रामा में दिखाया जाता है असल में वैसा कुछ नहीं होता। खाली बोलने से काम नहीं चलता, कोर्ट की अपनी इंक्वायरी होती है, कुछ रूल्स होते हैं। इसलिए जज उसे कहते हैं कि तुम्हें पहले अपने विटनेस की एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। तो वो कहता है कि विटनेस यहीं पर है, आप अभी से सुन लीजिए। और फिर से उसी जोश में कहता है कि जज साहब प्लीज कम से कम उसकी रिक्वेस्ट तो सुन लीजिए। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही कहोगे तो मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए पेपर में लिख कर उसे सबमिट करो। और फिर उन्हें केस की अगली तारीख दे देते हैं। फिर बाद में जूइन उस लॉयर से मिलता है, उसे समझाता है कि इस तरह से टीवी शो देखकर तुम केस नहीं लड़ सकते, तुम्हें कोर्ट में आकर बाकी सुनवाई सुननी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद हमें उनकी एक और फ्रेंड को दिखाया जाता है, मुन जियोंग, जो कि ऑफिस में लेट आई थी और वो जूइन के साथ ही काम करती थी, लेकिन बॉस उसे देख लेता है तो अपनी फाइल्स लेकर वो जाने लगती है। तो ये देखकर खुश होती है कि जूइन उससे भी लेट आया था। जूइन अपने केबिन में जाता है, जहाँ एक स्टाफ खुशी खुशी उसे बताती है कि आप 2 केस जीत गए हो, लेकिन एक हार गए हो। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फेस पर तो कोई एक्सप्रेशन था ही नहीं, इसलिए वो चली जाती है। इसके बाद सभी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, वो अलग अलग फॉर्म में काम करते थे, लेकिन एक ही बिल्डिंग में सबके ऑफिस थे और सब अच्छे से अपना काम कर रहे थे। फिर जूइन को देखते हैं, वो अपने नए क्लाइंट से मिलने जाता है जो कि अंधा था। उसका नाम पार्क था। उसके क्लाइंट ने उस पर उसकी फीस को लेकर मारपीट का इल्जाम लगाया था, पर अपने पहले ट्रायल में मिस्टर पार्क ने अपनी गलती मान ली थी, पर अब वो फिर से केस करना चाहता था। वो जूइन को बताता है कि मैंने अपने क्लाइंट को नहीं मारा, उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। वो एक अकाउंटेंट था और अंधा भी था, इसलिए उसके पास बहुत कम क्लाइंट आते थे। तो वो कहता भी है कि मेरे हर क्लाइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं उसे क्यों मारूंगा। तो जूइन कहता है कि ठीक है, इस केस को देखने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड देखने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इसके बाद वो लंच के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, क्योंकि सब लोग साथ में खाना खाते थे, वो लोग उसका ही वेट कर रहे थे। फिर खाते खाते सब अपने काम, अपने दिन के बारे में बातचीत करते हैं। खाने के बाद सब लोग डिनर पे मिलने का प्लान करते हैं, लेकिन जूइन बताता है कि आज शाम को मेरी डेट है, अगर वो मुझे पसंद आ जाएगी तो शायद मैं लेट आऊँ। पर उसका रिकॉर्ड था, उसे कभी भी कोई लड़की पसंद आई ही नहीं, इसलिए सब उसको मजाक बनाने लगते हैं और शर्त लगाने लगते हैं, कहते हैं कि इसकी किसी लड़की को हाँ कहने के चांसेस किसी लॉटरी के टिकट जीतने से भी कम है। इसके बाद जूइन ऑफिस में जाकर अपने काम में लग जाता है और मिस्टर पार्क के केस फाइल को देखने लगता है। उसमें एविडेंस में एक रिकॉर्डिंग थी और उस क्लाइंट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उस दिन मैंने सिर्फ उनसे डिस्काउंट मांगा था। इस पर वो भड़क गए और चीज फेंकने लगे। एविडेंस में जो फोटोज वगैरह थी उनसे तो यही लग रहा था कि मिस्टर पार्क की ही गलती है। तो अब इसके बारे में बात करने के लिए वो उससे मिले जाता है। पहले तो उसका घर अच्छे से देखता है, फिर सोफे पर बैठ जाता है। तब पार्क उसके लिए पानी लेकर आता है, तो वो कहता है कि ये तो तुमने मेरे ठीक सामने रखा। वो कहता है कि हाँ, इस घर का हर कोना मेरे दिमाग में बैठ चुका है, इसलिए मुझे सब पता है। फिर जून से एविडेंस के बारे में पूछता है तो बताता है कि कुछ फोटोज है, कुछ टूटा हुआ सामान है और एक रिकॉर्डिंग भी है। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि उसने रिकॉर्ड किया होगा। फिर उस लड़के के बारे में बताता है कि मेरा रेगुलर क्लाइंट था, लेकिन एक दिन वो खुद से ही चीजें तोड़ रहा था और मुझ पर भड़क रहा था, जैसे कि मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ, यहाँ तक कि वो खुद को पीट भी रहा था। तब गुस्से में मैंने उसे धक्का दिया था। उसने रिकॉर्डिंग इस तरह से बनाई कि ऐसा लगे कि उस पर हमला हो रहा है और उसने खुद को चोट पहुंचाई भी थी। तभी उसका अलार्म बजने लगता है, तो बताता है कि मेरा दवाई लेने का टाइम हो गया है और फिर दवाई लेने के लिए चला जाता है। जूइन यहाँ पर ये चेक करने आया था कि क्या ये सच में अंधा है भी या नहीं, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कहीं कोई डाउट नहीं। इसके बाद वो अपने ब्लाइंड डेट पर जाता है। लड़की तो उसे इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आती और वो उसका नंबर तक डिलीट कर देता है। फिर डिनर पे पहुंचता है, सबको बताता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। तब सब लोग ड्रिंक के साथ उसके फैसले को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें कांगजी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि जूइन के पुरानी लॉ फर्म में इंटरव्यू देने आई थी। वो भी एक लॉयर थी
ऑफिस की मैनेजिंग पार्टनर उसका इंटरव्यू ले रही थी। वो उससे काफ़ी इंप्रेस होती है क्योंकि कांगजी उल्टा उससे कुछ ऐसे सवाल करती है जो कि उसे बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए वो उसे आज से ही जॉब ज्वाइन करने के लिए कह देती है। फिर अब कांगजी अपने कैबिन में आती है तो उसे वहाँ जुयून की छोड़ी हुई हैंडओवर फाइल मिलती है जिसमें उसके लिए बहुत कुछ लिखा था कि लंच क्रू मेंबर्स में उन चारों के नाम लिखे हुए थे जिनके साथ जुयून लंच करता था। तब उसमें जुयून का नाम देखकर वो सोच में पड़ जाती है। तभी मैनेजर उसे बाकी एम्प्लॉयज से मिलवाती है, लेकिन उनमें से कोई भी वो नहीं था जिसके नाम उसने पढ़े थे। वो उनसे पूछती भी है पर उन्हें कैसे पता होगा क्योंकि वो वहाँ काम करते ही नहीं थे। तब उस फाइल से उसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। जुइन ने उसके लिए ही छोड़ा था कि मतलब कोई नया आएगा तो उसे कॉन्टैक्ट कर सके। उनके कॉन्टैक्ट से वो सबको सोशल मीडिया पर ढूंढ लेती है और उनमें जुइन की बैक फोटो देखकर उसे पहचान जाती है क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी। वहीं जुइन उसी केस एविडेंस को देख रहा था। तब उसे पता चलता है कि एक टाइम पर पाक और उसके क्लाइंट के घर एक ही था, मतलब वो घर उन दोनों के नाम था। इस बीच कांगजी अपनी एक पुराने क्लाइंट के साथ केस की सुनवाई के लिए जाती है, पर नॉर्मली लॉयर ऐसे पुराने क्लाइंट के साथ सुनवाई के लिए नहीं चाहते। तब उसकी बॉस उसे देखकर बहुत सरप्राइज होती है कि वो अपने क्लाइंट के कितने करीब है। इसके बाद जुइन मिस्टर पार्क से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों का एड्रेस एक ही था, क्या तुम दोनों लिव इन में रहते थे? तुम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया लेकिन बाद में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, शायद इसी वजह से तुमने उसे मारा। तब वो बताता है कि हाँ, वो दोनों रिलेशनशिप में थे। उसने मेरे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे, तो जब मैंने वापस मांगी तो उसने मना कर दिया और वो सब एविडेंस बनाए ताकि गलती मेरी लगे। मैंने शुरू में उन ब्लेम को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं हमारा सच बाहर नहीं डालना चाहता था, पर अब वो इस मामले में अपील करना चाहता है क्योंकि वो अपना अकाउंटेंट का लाइसेंस नहीं खोना चाहता। इसके बाद हम कोर्ट रूम में देखते हैं जहाँ जुइन सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे उसने सब कुछ प्लान किया था। मिस्टर पार्क का एक डिवाइस था जो कि उस टाइम टूटा हुआ मिला और वो 6 लाख वॉन तक का था, तो अपना डिवाइस क्यों तोड़ेगा? और रिसीवर का निशान एकदम ठीक मिरर पे लगा था। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से अंधा है। और फिर बता देता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और पैसों को लेकर सब कुछ हुआ। इससे तो वो दूसरा लड़का कुछ बोल ही नहीं पाता और केस मिस्टर पार्क के फेवर में आ जाता है। बाद में वो जुइन को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, शायद तुम भी झूठ बोल रहे हो, मैंने सिर्फ कोर्ट में फैक्ट्स रखे हैं। इस बीच एक औरत को देखते हैं जो कि एक रूम में आती है जहाँ सभी लॉ फर्म के मैनेजर पार्टनर थे, मतलब जिनके अंडर में सब लॉयर काम करते थे। वहीं दूसरी तरफ सब लोग डिनर के लिए मिलते हैं। तब मुंजे उन्हें बताती है कि उनकी नई मेंबर भी आने वाली है, मतलब कि कांगजी, जो जुयन की जगह पर लगी थी। उसने उसे कांटेक्ट किया था। फिर जैसे ही वो लोग ड्रिंक स्टार्ट करते हैं कि कांगजी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर तो जुन चौंक ही जाता है और उससे भी देखकर कांगजी सरप्राइज होती है। वो जुन से बात करने लगती है ऐसे जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हो, पर वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो उसे जानता ही नहीं हो। कहने लगता है कि क्या हम पहले मिले हैं? वो बेचारी तो खुद ही शॉक जाती है, कहती है कि हम 2 साल पहले हांगकांग में मिले थे। इस बीच उस औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ह्यूंगमिन था। असल में वो इस बिल्डिंग की ओनर थी जिसमें सारी लॉ फर्म्स और ऑफिस बने हुए थे और वो उन सबसे एक डील करना चाहती थी कि कुछ लोग लॉ फर्म चलाते हैं और कुछ लॉ ऑफिस, तो वो चाहती थी कि वो सब मिलकर एक बड़ी लॉ फर्म बनाए जिसका नाम बिल्डिंग के नाम पर लॉ फर्म ह्यूंगमिन रखने का बोलती है। पर उन्हें उस पर डाउट था, इसलिए उसका रीजन पूछते हैं। तो वो कहती है कि इस डील के बाद वो लंबे समय तक उनके किराएदार बने रहेंगे और उनके लिए किसी दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ सब मिलकर जुइन को उसके एक्स को लेकर छेड़ रहे थे और फिर इस बात पर गुस्सा करते हैं कि तुम 2 साल में कांगजी को कैसे भूल सकते हो। तो वो बताती है कि 2 साल पहले की बात नहीं है, 10 साल पहले की बात है, जब हम दोनों स्कूल में साथ में थे और तब तुमने कहा था कि हम दोनों कोरिया में वापस मिलेंगे। वो फिर ऐसे दिखाता है जैसे वो झूठ बोल रही हो कि क्या मैंने ऐसा कहा था, और उसके साथ बहुत ही रूडली हो रहा था। इसके बाद सब घर चले आते हैं। कांगजी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझे कैसे भूल सकता है, और वहाँ जूलियन भी परेशान हो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग कांगजी कल की पार्टी के लिए सबको कॉफी देती है। फिर उनके क्लाइंट को ये बातें करते हुए सुन लेती है कि उसे किसी से अपनी प्रॉपर्टी जब्त करनी है। वो प्रॉपर्टी देने का ही बिजनेस करता था और विटनेस के लिए वो लॉयर को साथ ले जाना चाहता था, पर वो मना करते कि ऐसे हम लॉयर नहीं चाहते। तब लंच टाइम पर कांगजी सबको बताती है कि वो उस क्लाइंट के साथ जा रही है, लेकिन वो उसे मना करते हैं कि ऐसे जाना ठीक नहीं है। तब जोइन से कहता है कि तुमने कल ही ज्वाइन किया है तो तुम्हें अपने केस को देखना चाहिए, ऐसे अमीर लोगों से डील करना आसान नहीं है। वो कहती है कि मैंने पहले ही अपने केस देख लिए हैं, पर कुछ कन्फ्यूजन है तो उनके लिए मैं तुमसे पूछूंगी, क्योंकि हैंडओवर फाइल में सब कुछ लिखा है कि डिफिकल्ट केस हो तो जोइन से कॉन्टेक्ट करना है, और खाने की बात रेस्टोरेंट का पूछना हो तो मुंजियोंग से, और बाकियों के लिए भी ऐसा कुछ लिखा था। फिर लंच करके सब वापस जा रहे थे तो लास्ट में बस जोइन और कांगजी ही थे। तो जोइन उसे कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, हमने कभी सोलो मिलने का प्लान नहीं किया था, इसलिए अच्छे से सोचना। इसके बाद बैंक के कुछ एम्प्लॉय एक आदमी के घर जाते हैं जिसने उनका लोन नहीं चुकाया था। वो उसे पकड़ने आए थे, लेकिन वहाँ से कोई और ही आदमी निकलता है, कहता है कि इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। वो आदमी अपने बच्चों के साथ अंदर ही छुपा हुआ था और वो दूसरा आदमी उसका फ्रेंड था जिसने उसके कहने पर उसकी हेल्प की। इसके बाद वो बैंक एम्प्लॉय जून के पास जाता है क्योंकि जून का केस था, जबकि दूसरी तरफ वो आदमी जिसने लोन नहीं चुकाया था वो कांगजी से मिलने आया हुआ था। तब वो उसे समझाती है कि तुम्हें थोड़ा पैसा डिपॉजिट करने के लिए देने पड़ेंगे और बाकी के लिए तुम उनसे थोड़ा टाइम मांग सकते हो, लेकिन उसी केस का ट्रायल कल ही था। तब उन डॉक्यूमेंट में वो जून का नाम देख लेती है, मतलब कि वो बैंक की तरफ से केस लड़ रहा है। तब वो आदमी उसे अपना केस फ्री में लड़ने को बोलता है। तो कांगजी अपनी बॉस से इस बारे में पूछती है, पर वो मना कर देती है कि हम ऐसे केस नहीं लेते। फिर जून के बॉस को देखते हैं जो उसके पास आता है, कहता है कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, पर वो मना करता है कि मैं अपने इस काम से खुश हूँ। लेकिन उसके बॉस को अपने लिए एक पार्टनर चाहिए था क्योंकि उनका एक पार्टनर कुछ टाइम पहले ही चला गया था और हर लॉ फर्म में कम से कम 3 पार्टनर होने चाहिए, जिससे उनकी फर्म मुश्किल में पड़ सकती है।
अब सारे मैनेजिंग पार्टनर्स ह्यूमिन के प्रपोजल के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि चांग का मैनेजर तो उसे और कार्ड बनाने से मना कर देता है। और वहीं सांगी और उसकी बॉस जब लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तो कुछ नए क्लाइंट्स को बात करते हुए सुनती है। वो उनके ऑफिस में जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी उस ऑफर के बारे में सोच रही थी और उसके लिए उन्हें कल तक का टाइम मिला था। नेक्स्ट कांगजी को देखते हैं, वो उस क्लाइंट के साथ जाने वाली थी जिसने की संपत्ति सीज करने के लिए जाना था। जब वो वहां पहुंचते हैं तो घर तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन दरवाजा बंद था, तो दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर जाकर हर सामान में सीजर स्टिकर लगाते हैं। लेकिन वहां रहने वाला कपल उन्हें रोक रहा था। तब कांगजी को वहां एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें कि ब्रांडेड सामान और बहुत एक्सपेंसिव चीजें रखी हुई थी। तब उन्हें वहां से भगाने के लिए वो कपल अपने कपड़े उतारने लगते हैं, जिससे कि उनको जाना ही पड़ता है। फिर लंच टाइम पे कांगजी सबको इस बारे में बताती है, तो वो कहते हैं कि हमने तभी तो जाने से मना किया था, इन अमीर लोगों का कुछ पता नहीं होता। तब कांगजी जून से उसके बैंक लोन वाले केस के बारे में पूछती है। वो सरप्राइज होकर पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो वो बताती है कि वो आदमी मेरे पास आया था, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम भी तो अपना काम कर रहे थे। तो इस पर भी जून उसे टॉन्ट मारने लगता है और रूडली बात करता है। फिर बाद में जाते टाइम कांगजी से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ इतना रूड क्यों रहते हो, पास्ट के हिसाब से तो मुझे रूड होना चाहिए, पर यहाँ पर उल्टा हो गया है। तो वो कहने लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तुमसे कभी मिला भी था, और फिर चला जाता है। इसके बाद उस आदमी के केस की सुनवाई होनी थी, तो जून को सुनाने लगता है कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो तुम उसके खिलाफ केस कैसे कर सकते हो, क्या कोर्ट मेरे जैसे लोगों की हेल्प नहीं कर सकता। पर जून का कहना था कि जब तक पैसे नहीं देते कोई सेटलमेंट नहीं होगी। सुनवाई के बाद वो आदमी जून से मिलता है, उसे हेल्प करने के लिए कहता है, पर वो साफ कह देता है कि मेरा क्लाइंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर कांगजी को देखते हैं, वो घर पहुंचती तो देखती है कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया था कि अब जबरदस्ती किसी को भी उनके घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जूइन भी देख लेता है और अगले दिन अपने क्लाइंट बैंक एम्प्लॉय से मिलने जाता है, उसे इसके बारे में बताता है। पर जूइन का कहना था कि इस बारे में उस आदमी को नहीं पता होगा, तो फिलहाल ऐसे ही से चलने देते हैं। इसके बाद लंच पर फिर सब इसी को डिस्कस करते हैं। तब कांगजी जूइन से पूछने लगती है कि क्या तुम केस ड्रॉप कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो तुम हार जाओगे। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि वो ही जीतेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुनवाई में वो आदमी कोर्ट में स्टेटमेंट सबमिट कर देता है जिसमें वही हाई कोर्ट की नई पॉलिसी बताई हुई थी। उसे इस बारे में इसलिए पता चला क्योंकि कांगजी से मिलने गई थी और उसने उन नए रूल्स के बारे में उसे बताया, क्योंकि शायद उसे ये सही नहीं लग रहा था कि उसे इस बारे में पता नहीं था। अब उन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट देखकर जून समझ आता है कि ये कांगजी का काम है, क्योंकि उसने पहले भी उसके पास ऐसे ही फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट देखे थे। अब स्टेटमेंट के बाद जज जून से कहते हैं कि तुम्हें ये केस ड्रॉप कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अपने क्लाइंट से इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद सारे फ्रेंड्स लंच पर मिलते हैं। तब जून कांगजी से इनडायरेक्टली कहने लगता है कि ये सब क्या था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके काम है। वो भी कह देती है कि तुम्हें उस आदमी के बारे में तो सोचना चाहिए, ऐसे ही किसी को उसके घर से नहीं निकाल सकते। पर जून का कहना था कि अगर बैंक ऐसे केस हार जाएंगे तो आगे से लोन देना बंद कर देंगे और एक चीज बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। जो लोन चुकाने वाले भी होंगे उन्हें लोन नहीं मिल पाएगा। उनकी बहस होने लगती है तो मुंजी दोनों को रोक देती है। फिर जून बैंक एम्प्लॉय से मिलकर उसे सब बता देता है कि उन्हें अब केस वापस लेना होगा। रात में जब सब फिर से मिलते हैं तो कांगजी और जून बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। फिर सब काम पर वापस आते हैं। कांगजी जून के बारे में सोच रही थी, तब उन हैंडओवर नोट्स में देखती है कि उसमें लिखा था कि जब भी तुम स्ट्रेस में हो तो स्टेडियम चले आना, इसलिए वहां जाकर बैठ जाती है। इस बीच मुंजियों को एक ईमेल आता है कि उन सबकी फर्म मर्ज हो रही है। वो जून को बताने चाहती है, पर वो अपने केबिन में था ही नहीं, क्योंकि अभी वो उस स्टेडियम में रनिंग कर रहा था। वहां वो कांगजी को देख लेता है और पास्ट को याद करने लगता है, और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों एक बार एक दूसरे को किस कर रहे थे, मतलब कि उसे उसके बारे में याद था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।